बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। ओके, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अब हम स्टडी करेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को समझने के लिए सबसे पहले जो लुइस पास्चर है उसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। टेक्निकली तो लुइस पास्चर का चैप्टर पहले आना चाहिए था, लेकिन चूंकि सीक्वेंस ऐसा है इसलिए हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पहले पढ़ेंगे। लुइस पास्चर का कॉन्सेप्ट ये इस सेंस में ब्रीफली समझना ज़रूरी है कि पास्चर ने जो थे वो जर्म्स डिस्कवर किए और किस तरह से अदर देन द ह्यूमन एंड द एनिमल्स जो अनसीन बॉडीज़ हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी जारी रहती है, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, तो पास्चर ने जो था वो प्रूव किया। तो पास्चर के कॉन्सेप्ट की वजह से ही फ्लेमिंग जो था वो अपनी डिस्कवरी जो था वो कर सका, और उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आया कि बैक्टीरिया और जर्म्स यानी कि माइक्रोब जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी एग्जिस्ट करते हैं और उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। So now we will start with the lesson. Pasteur discovered germs and Lister killed them. The two men together revolutionized the theory and practice of medicine. पास्चर ने जो था वो जरासीम दरियाफ्त किए और लिस्टर ने उनको ख़त्म किया। इन दो लोगों ने, इन दो आदमियों ने जो है वो तिब के शोबे के अंदर नज़रिया भी जो था वो दिया, नज़रिए के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया और उसका जो प्रैक्टिस था उसको भी रेवोल्यूशनाइज कर दिया। यानी कि इन दोनों की वजह से जो मेजर चेंजेस थी मेडिसिन के अंदर वो आई। Louis Pasteur, a French chemist, discovered that disease was caused by living organisms so small that they could not be seen with the naked eye. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स और बैक्टीरिया और जर्म्स। लुइस पास्चर जो था ये एक फ्रेंच केमिस्ट था और उसने ये डिस्कवर किया कि ये जो बीमारियां होती हैं वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से होती हैं जो आम आंख से हमें नज़र नहीं आ सकते, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आते, बट वी कैन सी दो सैम्पल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, या इन्हें आप माइक्रोब्स भी कह सकते हैं या बैक्टीरिया या जर्म्स भी कह सकते हैं। जर्म्स हम इसके लिए वाइडर टर्म में यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दैट वुड मीन नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं क्योंकि इसमें वायरसेस, बैक्टीरिया, जर्म्स यानी कि गुड एंड बैड बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, वायरसेस भी आ जाते हैं और जर्म्स भी आ जाते हैं। The words all mean the same thing. Joseph Lister, an English surgeon, later Lord Lister, the first medical peer, applied Pasteur's discovery to surgery. अच्छा, पास्चर ने जर्म्स जो थे वो डिस्कवर किए और लिस्टर को जब पता चला कि सर्जरी में जैसे लोगों की सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन हो जाती है तो वो इन्फेक्शन इन्हीं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, तो इनको ख़त्म कैसे किया जाए। तो उसको लॉर्ड का खिताब बाद में मिला उसकी खिदमत की वजह से, तो उसने डिफरेंट तरीके जो थे वो दरियाफ्त किए थे कि किस तरह ज़ख्मों को डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। सिंस जर्म्स आर अलाइव, जर्म्स कैन बी किल्ड। चूंकि जर्म्स जो हैं वो जिंदा होते हैं इसलिए उनको ख़त्म भी किया जा सकता है। They can be destroyed by heat or poisoned by certain chemicals called antiseptics. Carbolic acid is one, and that was the germ killer लिस्टर यूज्ड। अब जर्म्स चूंकि ज़िंदा होते हैं तो जाहिर सी बात है जो चीज़ ज़िंदा है उसे ख़त्म भी किया जा सकता है, या तो इनको आप हीट देकर ख़त्म कर सकते हैं, जैसे आप दूध को बॉईल करते हैं उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैड बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए, और उसे ख़ास टेम्परेचर तक ले जाकर उसे 10 मिनट के लिए बॉईल किया जाता है। उसी प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन भी कहते हैं, एंड हेंस द नेम पास्चराइज्ड मिल्क। या फिर आप पॉइजनड केमिकल्स जिन्हें हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं उनके साथ भी ख़त्म इन जर्म्स को किया जा सकता है। कार्बोलिक एसिड इज़ वन, एंड दैट वाज द जर्म किलर लिस्टर यूज। तो कार्बोलिक एसिड इन एंटीसेप्टिक्स में से एक था और ये वो जर्म किलर था जिसे लिस्टर ने यूज़ किया था। Previously, surgeons had, without knowing it, infected their patients on the operating table with germs, chiefly from their surgical instruments. अब ऐसा था कि सर्जन सर्जरी परफॉर्म करते थे, लेकिन चूंकि जर्म्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो ये पता नहीं चलता था कि इन्फेक्शन होती कैसे है, और जब कैसे होगी तो फिर आपको ये भी पता नहीं चलता था उनको कि इन जर्म्स को ख़त्म कैसे करना है। तो पास्चर की डिस्कवरी से जर्म्स का कॉन्सेप्ट भी मिला, और जब जर्म्स का कॉन्सेप्ट सामने आया तो उन्हें ख़त्म करने का कॉन्सेप्ट भी सामने आ गया। तो
प्रीवियसली यानी कि माजी में ऐसे होता था कि सर्जन्स जो थे कई बार बगैर जाने, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता था, पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर दिया करते थे। यानी कि उनके जो वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे वो प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड नहीं होते थे। फिर वो जो ज़ख्म था, स्किन थी, उसको एंटीसेप्टिक से साफ़ नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ऐसा करना है। इस वजह से कई पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो जाता था और फिर वो ऑपरेटिंग टेबल पर ही जो थे वो मर जाते थे। Lister sterilized his instruments with carbolic acid and used carbolic acid to kill the germs on his hands, on the patient's skin, and even in the air in the operating theatre. अच्छा, लिस्टर को जब पास्चर की डिस्कवरी सामने आई तो लिस्टर ने फिर अपने आलात जो थे वो कार्बोलिक एसिड से डिसइंफेक्ट या स्टरलाइज करने शुरू किए। फिर उसके बाद उसने कार्बोलिक एसिड पेशेंट्स की स्किन पर भी यूज़ करना शुरू किया ताकि जर्म्स को ख़त्म किया जा सके, और अपने हाथों पर भी यूज़ किया ताकि सर्जरी से पहले उसके हाथों के जरासीम जो हैं वो पेशेंट के ओपन वुंड्स में ना चले जाएं। Then he could cut his patients open without fear of infecting them with the germs of disease. तो फिर उसके बाद वो आराम से सर्जरी जो था वो पेशेंट्स की कर सकता था, बगैर इस डर के कि उसके पेशेंट्स को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। लिस्टर्स एम वाज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अब लिस्टर का मकसद ये था कि किसी किस्म की बीमारी को रोका जा सके। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज एंटीसेप्टिक मेथड, as it was called, was to stop germs from getting into the body. The cure of disease was a more difficult problem, for here the germs were already inside the body. अब लिस्टर का जो मेथड था वो प्रिवेंशन की तरफ था ज़्यादा, और उसका जो एंटीसेप्टिक मेथड था वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जर्म्स बॉडी में एंटर ही ना हो। लेकिन उस प्रॉब्लम का क्या करें कि जर्म्स बॉडी में एंटर हो चुके हैं, तो उनका इलाज आखिरकार कैसे किया जाए। Certainly, they could be killed by the same antiseptic method, but it was soon found that a chemical that destroyed germs also destroyed the cells of the body. अब यकीनन कार्बोलिक एसिड यूज़ किया जा सकता था कि कार्बोलिक एसिड अगर बाकी जर्म्स को मार सकता है तो वो फिर पेशेंट्स की बॉडी के अंदर भी मार सकता है उन जर्म्स को। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो कार्बोलिक एसिड ना सिर्फ जर्म्स को कत्ल करता था, बल्कि वो बॉडी के जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी खुलिये होते थे, सेल्स होते थे, वो उनको भी ख़त्म कर देता था। Injecting carbolic acid into the blood was tried and quickly abandoned, for it did more harm than good. तो पेशेंट्स की बॉडीज़ में पहले कार्बोलिक एसिड जो था वो इंजेक्ट किया गया, लेकिन फ़ौरन ही ये प्रैक्टिस जो थी वो अबैंडन कर दी गई, तर्क कर दी गई, क्योंकि इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा था और फ़ायदा कम हो रहा था। To kill all the germs, the dose would have had to be strong enough to kill the patient too. अब सारे जर्म्स को ख़त्म करने के लिए जो कार्बोलिक एसिड की डोज थी, उसकी खुराक थी, उसको इतना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी था कि वो जरासीम को ख़त्म कर सके। लेकिन जरासीम के साथ साथ वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि पेशेंट को भी ख़त्म कर देती थी। इट वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट नेम्ड मेचनिकॉफ, अ प्यूपल ऑफ पास्चर्स, हु रिवील्ड द ट्रू नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अब पास्चर की डिस्कवरी बहुत सिग्निफिकेंट थी। उसकी डिस्कवरी से उसके एक स्टूडेंट ने एक और डिस्कवरी की, बैक्टीरियोलॉजिस्ट था यानी कि माहिर जरसूमियात, जिसने ये बताया, रिवील किया कि असल जो है वो प्रॉब्लम है क्या। ही डिस्कवर्ड द बॉडीज नेचुरल आर्मर अगेंस्ट डिजीज लाइक द ल्यूकोसाइट्स और वाइट सेल्स ऑफ द बॉडी। तो मेचनिकॉफ ने वाइट सेल्स या ल्यूकोसाइट्स का कॉन्सेप्ट जो था वो डिस्कवर किया, और उसने कहा कि बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। He showed that when germs enter the body, they are immediately attacked by hosts of white cells from the whole neighborhood, which rush to join battle with the invader like soldiers answering a bugle call. उसने ये बताया कि जैसे ही जर्म्स बॉडी में दाखिल होते हैं तो वो साथ ही उनके ऊपर वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमला कर देते हैं। जहाँ पर भी वो मौजूद होते हैं वो सब उस जगह पर हमला कर देते हैं ताकि उस जर्म्स को ख़त्म कर सकें। वो बिल्कुल ऐसे उस जंग में शामिल हो जाते हैं जैसे सोल्जर्स को जो है जंग की कॉल मिलती है और वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ही showed that disease was in fact a fight between the leukocytes and the germs and a fight to the death. उसने फिर ये भी बताया कि डिजीज़ जो थी वो आखिरकार जंग होती है ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट सेल्स और जरासीम के दरमियान, और ये जंग जो है मौत तक जारी रहती है। फॉर इट एंडेड ओनली विद द डेथ ऑफ द जर्म्स और द डेथ ऑफ द पेशेंट। तो फिर इसमें से दोनों की एक मौत वाक़ई हो जाती है, या फिर जर्म्स जो हैं मर जाते हैं, या तो फिर ये है कि पेशेंट मर जाता है।
Carbolic acid and all the other known antiseptics did more damage to the leukocytes than to the germs. अब carbolic acid white blood cells को help नहीं करते थे बल्कि उल्टा उनको नुकसान पहुंचाते थे. The problem was to find something that would attack only the germs and to help not destroy the fighting leukocytes. अब मसला ये था कि कुछ ऐसी चीज़ दरियाफ्त की जाए जो सिर्फ और सिर्फ जर्म्स पर अटैक करे और बॉडी को यानी कि ल्यूकोसाइट्स को हेल्प करे इन द फाइट अगेंस्ट द जर्म्स के रादर ल्यूकोसाइट्स को भी ख़त्म करना शुरू कर दे. The problem was still unsolved in 1906 when Alexander Fleming passed the finals of his medical examination and joined the staff of the inoculation of St. Mary's Hospital, Paddington. अभी तक ये मसला हल तलब था 1906 तक जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था वो सेंट मैरीज के हॉस्पिटल में उसने इनोकुलेशन यानी कि जो वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट है उसने वो ज्वाइन किया और हाल ही में उसने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था. तो सेंट मैरीज हॉस्पिटल जो कि पैडिंगटन में वाक़ था उसने वहाँ पर वो ज्वाइन किया. Alexander Fleming was born on a farm near Darwell in Ayrshire on August 6, 1881. अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कि वेयर वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बॉर्न तो उसका आंसर यहाँ से बनता है. ही वाज द यंगेस्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ 8. तो डार्वल में एक फार्म था वहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पैदा हुआ 6 अगस्त 1881 में और 8 बहन भाइयों में से वो सबसे छोटा था. उसके हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 7 7 साल का था तो उसके बाप का इंतकाल हो गया एंड हिज एल्डेस्ट ब्रदर ह्यू टुक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म. तो उनका ये फैमिली फार्म था. उसके बड़े भाई ने इस फार्म का जो था वो सारा निज़ाम इंतज़ाम संभाल लिया. अलेक्जेंडर वाज देन स्टिल गोइंग टू द विलेज स्कूल. अलेक्जेंडर जो था वो गांव के स्कूल ही अभी जाता था. At 10 he went to Darwell School and stayed till he was 12. 10 साल की उम्र में वो डार्वल स्कूल गया और वहाँ पर वो 12 साल की उम्र तक पढ़ता रहा. That was the age limit. अब उस स्कूल में मैक्सिमम 12 साल तक की उम्र के बच्चे पढ़ने जा सकते थे. द क्वेश्चन वॉज देन डिस्कस्ड वेदर ही शुड कंटिन्यू हिज एजुकेशन और गो बैक टू द लैंड. फिर उसके बाद ये जो था बात डिस्कस होने लग गई कि क्या उसे अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए या वापस अपने फार्म पर चले जाना चाहिए. इट वॉज डिसाइडेड टू कीप हिम एट स्कूल एंड ही वेंट टू किलमारनॉक अकेडमी. एट 14 he went to London and for the next 2 years he studied at the Regent Street Polytechnic. तो फिर 14 साल की उम्र तक वो किलमरनॉक एकेडमी में पढ़ता रहा. फिर 14 साल की उम्र में उसे लंदन भेज दिया गया और 16 साल की उम्र तक वो रीजेंट स्ट्रीट पॉलीटेक्निक में पढ़ता रहा. 3 of his brothers were already in London when he arrived. One of them, Thomas, had studied medicine at Glasgow University and was a qualified oculist. तो उसके 3 भाइयों में से उसके 3 भाई जो थे वो ऑलरेडी लंदन में थे. उनमें से एक जो उसका भाई थॉमस था वो ऑलरेडी डॉक्टर बन रहा था ग्लासगो यूनिवर्सिटी में और एक अच्छा जो था वो मुआलिजे चश्म यानी कि आंखों का डॉक्टर बन रहा था. 2 others became ऑप्टिशियंस. उसके 2 भाई जो थे वो ऐनक साज बन गए. अब याद रखें ऑक्यूलिस्ट या ऑप्टिशियंस इन दोनों में फ़र्क होता है. ऑप्टिशियन वो होता है जो ऐनकें बनाने का काम करता है जबकि जो ऑक्यूलिस्ट होता है जिसे हम आई स्पेशलिस्ट कहते हैं वो प्रॉपर डॉक्टर होता है. And back in Scotland, one of his sisters married a Darwell doctor and another a veterinary surgeon. तो स्कॉटलैंड में उसकी एक बहन ने एक डार्वल में मौजूद डॉक्टर था उससे शादी की और एक उसकी बहन ने जो है वो एक हैवानात के डॉक्टर से शादी की. The Flemings born on the land were becoming a medical family. But when Alexander left the Polytechnic at 16, he was to take a job as a clerk in a shipping firm in Leadenhall Street. There was not enough money for him to study for a profession or trade. अब फ्लेमिंग्स ये पूरी फैमिली फ्लेमिंग्स की जो थी बेशक लैंड पे पैदा हुए लेकिन किसी न किसी सूरत में इनका ताल्लुक जो था वो शोबा तिब से रहा. अलेक्जेंडर जब जो था वो 16 साल की उम्र तक पॉलीटेक्निक में पढ़ता रहा तो उसने एक शिपिंग फर्म में क्लर्क का जॉब कर लिया क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई पेशा वराना तालीम हासिल कर सकता या फिर तिजारत कर सकता. Fleming worked in Leadenhall Street for 4 years. Then, at 20, he received a share in a legacy. अब 20 साल की उम्र तक यानी कि 4 साल तक जो है वो लीडन स्ट्रीट में फ्लेमिंग काम करता रहा. फिर उसके बाद उसे विरासत में से हिस्सा जो था वो वसूल हुआ. इट वॉज नॉट लार्ज बट इनफ फॉर हिम टू ट्रेन फॉर अ करियर विद बेटर प्रॉस्पेक्ट्स. तो ये कोई इतना बड़ा हिस्सा नहीं था लेकिन काफ़ी था कि उसका जो पेशा है
उसके इम्कानात उसके लिए बढ़ जाएँ, यानी कि अच्छे किसी पेशे में वो तरबियत हासिल कर सके। His brother Thomas was then in Harley Street and according to Fleming himself, my brother Thomas pushed me into medicine. तो उसका भाई थॉमस जो था वो भी हार्ली स्ट्रीट में था और खुद फ्लेमिंग जो है वो उसने कहा कि मेरे भाई थॉमस ने मुझे मेडिसिन में यानी कि शोबा तिब में धकेला था। There were 12 medical schools in London and Fleming knew nothing about any of them. तो लंदन में जो थे वो तकरीबन 12 मेडिकल स्कूल जिन्हें हम पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस कहते हैं वो मौजूद थे, लेकिन फ्लेमिंग को इनमें से किसी के भी बारे में इल्म नहीं था। He chose St. Mary's for no better reason than that he had played water polo against the hospital team. अब उसने सेंट मैरीज को बगैर किसी रीज़न के या कोई लॉजिकल वजह के उसने चुना क्योंकि उसने एक दफ़ा उनकी हॉस्पिटल टीम के अगेंस्ट जो था वाटर पोलो खेला था। For 8 years, Fleming worked in Wright's laboratory. For 8 years, he sought to find a means to aid the leukocytes in their fight against invading bacteria. तो आखिरकार उसने जब हमने पीछे पढ़ा कि उसने सेंट मेरी से जब अपनी मेडिसिन की तालीम मुकम्मल कर ली तो ही जॉइन राइट्स लेबॉर्ट्री। 8 साल तक वो जो था वो काम करता रहा और ऐसे ज़रिए ढूंढने के लिए काम करता रहा जो कि ल्यूकोसाइट्स को हेल्प करें ताकि वो ल्यूकोसाइट्स के साथ मिलके बैक्टीरिया को ख़त्म कर सके। Then in 1914 he joined the RAMC and came face to face with one of the main medical problems of the First World War, the treatment of infected wounds. फिर उसने 1914 में वो RAMC में जो था वो शामिल हो गया और जो कि रॉयल आर्मी मेडिकल कोर है और फिर उसका आमना सामना जो था वो पहली जंग अजीम के सबसे बड़े जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थे उनमें से एक से सामना हुआ और वो क्या था द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वुंड्स। अब जंग उस वक्त जारी थी, पहली जंग अजीम जो थी 1914 से लेकर 1918 तक चली और उसमें वॉर के जो थे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी जो थे फौजी थे वो सामने आते थे और सबसे बड़ा चैलेंज उसमें ये होता था कि उनके ज़ख्म जो थे उनमें इन्फेक्शन हो जाता था। तो वो प्रॉब्लम ऐसा था कि इतने ज़्यादा मरीज़ थे कि उनका एक साथ इलाज करना मुश्किल था और उस वक्त रिसर्च भी नहीं हो सकती थी, तो फ्लेमिंग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सामना उस वक्त करना पड़ा। By 1914, Lister's antiseptic method of surgery had been largely replaced by what was called the aseptic method. तो लॉर्ड लिस्टर का जो एंटीसेप्टिक मेथड था उसकी जगह एसेप्टिक मेथड ने ले ली थी। इंस्टेड ऑफ केमिकल्स हीट वाज यूज्ड टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स क्लोथिंग एंड अदर ऑपरेटिंग थिएटर इक्विपमेंट। द पर्पस वाज द सेम टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द वूंड। तो फिर केमिकल की बजाय जो था वो हीट ज़्यादा यूज़ की जाती थी ताकि इंस्ट्रूमेंट्स को जरासीम से पाक रखा जा सके, कपड़े भी और दूसरे ऑपरेटिंग थिएटर का इक्विपमेंट जो था उन्हें भी हीट से स्टरलाइज किया जाने लगा। मकसद वही था कि जो उनके ज़ख्म थे उन्हें जरासीम से पाक रखा जा सके। इन पीस टाइम दिस वाज एडिक्वेट फॉर मोस्ट सर्जिकल केसेस बट इन द ट्रीटमेंट ऑफ वॉर वुंड्स प्रिवेंशन वाज नॉट इनफ। अच्छा, अमन के दिनों में ये पॉसिबल था, आराम से ऐसा किया जा सकता था क्योंकि इक्का दुक्का पेशेंट्स आते थे जिनकी सर्जरी होती थी, लेकिन जंग के दिनों में कभी कोई गोली का विक्टिम आ रहा है, कभी कोई बॉम्ब का विक्टिम आ रहा है, तो उनके वुंड इतने ज़्यादा होते थे बॉडी पे एक जगह से ज़्यादा और तादाद भी इतनी ज़्यादा होती थी कि उस वक्त जो था ना उसकी प्रिवेंशन करना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि कुछ मरीज आते थे जिन्हें इमरजेंसी में ट्रीट करना होता था। इन नियरली एवरी केस द वुंड वाज इन्फेक्टेड बिफोर ट्रीटमेंट कुड बी बिगन। तो तकरीबन हर केस में जो था वो जख्म पहले से ही जरासीम ज़दा होता था ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। Thus the surgeon's problem was the same as that of a physician treating disease. He had to try to kill the germs without damaging the leukocytes that was already fighting against them. तो फिर सर्जन का काम भी या सर्जन की प्रॉब्लम भी वही थी जो कि एक फिजिशियन की होती है और वो ये कि जर्म्स जो हैं उनको ख़त्म किया जा सके बॉडी को नुकसान पहुंचाए बगैर। देयर वाज नो सॉल्यूशन एंड द प्रॉब्लम वाज ट्रेमेंडस। अब इसका कोई हल भी नहीं था और प्रॉब्लम जो था वो बहुत बड़ा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन वॉरफेयर हाई एक्सप्लोसिव्स वर यूज्ड एक्सटेंसिवली एंड वुंड्स दैट वर नॉट इन्फेक्टेड वर रेयर इंडीड। तो पहली बार जो था वो जंग के अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जो थे, धमाका खेज मवाद जो था वो इस्तेमाल हो रहा था और बहुत बड़े पैमाने पे एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा था और बहुत कम ऐसे कोई ज़ख्म देखने को मिलते थे जो कि इन्फेक्टेड नहीं होते थे। द सर्जन्स वर
अनप्रिपेयर्ड। अब सर्जन मोस्टली इस चैलेंज के लिए तैयार नहीं थे। Thanks to the antiseptic and aseptic method, infection in surgical cases had become the exception instead of the rule. Now it was the other way about again. अब ऐसा था कि जो था ना वो एंटीसेप्टिक और एसेप्टिक मेथड्स जो थे वो एक्सेप्शन बन चुके थे इंस्टेड ऑफ द रूल, और अब जो था ना वो उनको रूल के तौर पर यूज़ करना लाजमी हो गया हुआ था। We have in this war gone back to the septic infections of the Middle Ages, said the Director General of the Army Medical Service. तो उस वक्त की आर्मी मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि जरासीम ज़दा जो ज़ख्म हैं उनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हम मिडल एजेस में वापस चले गए हैं, यानी कि सन 1400 1300 1400 हिजरी में वापस चले गए। Medical officers treated infected wounds by the only method they knew with chemical antiseptics. अब उनके पास सर्जन्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इस चीज़ के कि बस वो केमिकल एंटीसेप्टिक्स ही यूज़ करें। They applied carbolic acid, iodine and other chemicals to open wounds in an attempt to destroy as many germs as possible. तो आयोडीन भी यूज़ होती थी, कार्बोलिक एसिड भी यूज़ होता था, या कोई और केमिकल्स भी यूज़ हो सकते थे ताकि जरासीम जो खुले ज़ख्म हैं उनको उनके अंदर से जरासीम को ख़त्म किया जा सके। They could not destroy all the germs but thought that if only some were killed it would be better than none. तो सारे जरासीम तो, क्योंकि कुछ जरासीम की टाइप ऐसी होती है जिनके ऊपर कोई भी उस तरह की दवाई असरअंदाज नहीं होती, उनके लिए स्पेशलाइज जो है वो दवाई बनानी पड़ती है। तो वो कुछ जरासीम ख़त्म नहीं होते थे, कुछ ख़त्म हो जाते थे, तो वो समझते थे समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। Meanwhile, Fleming, a medical officer himself, was still working with his old chief. Sir Ambrose Wright had been made a colonel in the Army Medical Service and had set up a research laboratory at Boulogne. अब फ्लेमिंग जो था वो अभी मेडिकल ऑफिसर था खुद भी, और वो अपने एक पुराने चीफ सर आमरोस राइट के साथ काम कर रहा था, जिसने जो कि आर्मी में कर्नल था, और उसने जो थी ना बलोन के मकाम पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जो थी वो एक लेबॉर्ट्री सेटअप करके दी। देयर विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग ही सेट टू वर्क टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ वुंड इन्फेक्शन। तो वो फ्लेमिंग के साथ मिलकर जो था वो काम करता रहा कि ताकि ये जो जख्म की इन्फेक्शन है उसके प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। Wright and Fleming discovered that the treatment being used was doing more harm than good. Each of the chemical antiseptics was more harmful to the leukocytes than to the germs, and in some cases the antiseptic actually helped the germs to grow and multiply. राइट और फ्लेमिंग ने इकट्ठे मिलकर ये मालूम किया कि जो तरीका इलाज इस्तेमाल हो रहा था कार्बोलिक एसिड या बाकी केमिकल्स यूज़ करने का, तो केमिकल एंटीसेप्टिक्स नुकसान ज़्यादा कर रहे थे और फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और उन केमिकल एंटीसेप्टिक्स जो थे उनकी वजह से ल्यूकोसाइट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे थे, और इनफैक्ट कुछ केसेस में तो ऐसा भी था कि ये एंटीसेप्टिक्स जर्म्स को बाकायदा हेल्प कर रहे थे उनकी अफजाइश में। And Wright and Fleming both insisted that the method was basically wrong, that the surgeon's aim should be not so much to kill the germs with an outside agent as to help the leukocytes do their natural germ killing work. तो राइट और फ्लेमिंग जो थे वो इस बात पर डट गए कि सर्जन का बेसिक काम ये नहीं होना चाहिए कि वो जर्म्स को बाहर से मारने की कोशिश करे, बल्कि कुछ ऐसा निज़ाम जो है वो लेकर आए ताकि ल्यूकोसाइट्स को उनका नेचुरल जो जर्म किलिंग काम है वो उसमें हेल्प किया जा सके। Experiments were made with different chemicals and one after another became fashionable and then gave way to the next. तो मुख्तलिफ जो केमिकल्स थे उनसे तजर्बात किए जाने लगे। कभी एक केमिकल का जो था ना वो रिवाज पड़ जाता था, लेकिन फिर उसके बाद अगला वाला आ जाता था। And at the end of the war, which had killed about 7 million men, the problem was still unsolved. तो जंग जो थी ना आखिरकार 4 साल के बाद अपने अख्ताम पर पहुंची 1918 में, जिसमें तकरीबन 70 लाख जो थे वो आदमी मर चुके थे, लेकिन अभी भी ये मसला हल तलब था। फ्लेमिंग नाउ 37 वेंट बैक टू सेंट मैरीज एंड कंटिन्यूड रिसर्च। अब फ्लेमिंग 37 साल का हो चुका था और अब वो सेंट मैरीज के जो था ना वो लेबॉर्ट्री में वापस चला गया और उसने अपनी रिसर्च जारी रखी। एंड इन 1922 he discovered an antiseptic, not a chemical like carbolic acid but a natural antiseptic manufactured by the body. फिर 1922 में उसने एक नेचुरल एंटीसेप्टिक दरियाफ्त किया, कार्बोलिक एसिड की तरह का नहीं था, लेकिन ये वो एंटीसेप्टिक था जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती थी। He made the discovery, what he modestly called an accident. He was suffering from catarrh and began to examine his own nasal secretions.
अच्छा, उसने जो था ना वो दरियाफ्त की वो ये थी, उसने कहा कि ये इत्तफाकिया महज हादसाती तौर पर ये उसने दरियाफ्त की थी। उसको जो था वो कटार यानी कि बलगम जो था वो हुआ हुआ था, और उसने अपने ही नाक से निकलने वाले इस बलगम का मुआयना करना शुरू कर दिया। वो जो रतूबतें आपको नज़ले ज़ुकाम खांसी के दौरान नाक से निकलती हैं, उसने उनकी एग्जामिनेशन शुरू कर दी। इन दीज secretions he discovered a substance that destroyed microbes on the culture plate. He called it lysozyme. तो ये जो उसकी नाक से रतूबतें निकल रही थी, उसने माइक्रोस्कोप में इनका मुआयना किया और पता चला कि ये जो है ना माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करते हैं, और उसने ऐसा एक कल्चर प्लेट पर रखकर उनका मुआयना किया। कल्चर प्लेट बेसिकली जो है वो ये साइंस लैब्स में यूज़ की जाती है, माइक्रोस्कोप्स के नीचे रख के। एक छोटी सी डिश होती है, उसके अंदर आप जो है एक लिक्विड भी डालते हैं, साथ जो सैंपल होते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे उसे एग्जामिन करते हैं। उसने इन रतूबतों को लाइसोजाइम का नाम दिया। Lysozyme proved to be of little practical use in the treatment of disease, but the discovery was of considerable importance, for it was the forerunner of penicillin. Lysozyme जो थी वो अमली तौर पर तो इतनी फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई, लेकिन इसने काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सिम्त में इशारा कर दिया, और वो था पेनिसिलिन की डिस्कवरी। Lysozyme was not a chemical but a natural antiseptic, and unlike chemical antiseptics, it destroyed germs and yet had no harmful effect on the leukocytes. Lysozyme आपको केमिकल तो नहीं था, लेकिन ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक था, और केमिकल एंटीसेप्टिक्स के बरअक्स अगर ये जर्म्स को ख़त्म नहीं करता था तो फिर ये ल्यूकोसाइट्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। यानी कि अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं था तो इसका नुकसान भी नहीं था। जबकि जो कार्बोलिक एसिड था वो हमने पढ़ा पीछे कि वो वाइट ब्लड सेल्स को भी ख़त्म कर देता था। इट वॉज इन फैक्ट द फर्स्ट एंटीसेप्टिक डिस्कवर्ड दैट वॉज हार्मलेस टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। पेनिसिलिन वॉज द सेकेंड। यानी कि ये पहला एंटीसेप्टिक था जो कि डिस्कवर हुआ, जो कि सेल्स के लिए हार्मलेस था। दूसरा एंटीसेप्टिक जो था वो पेनिसिलिन साबित हुआ। The discovery of lysozyme did not bring Fleming popular fame, but it raised his position in the world of science. तो अब फ्लेमिंग को इससे बहुत ज़्यादा कोई शोहरत तो हासिल नहीं हुई, लेकिन उसका मकाम और उसका रुतबा जो था वो साइंस की दुनिया में थोड़ा सा बढ़ गया। The medical profession began to pay more attention to what he said, and at this time he had quite a lot to say on the subject that had occupied his mind ever since the First World War. अब मेडिकल प्रोफेशन जो था वो उसकी बात पर ज़्यादा कान धरने लगा था, अटेंशन देने लगा था, और इस मौके पर उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, इस मौजू पर उसके पास बात करने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जो थी वो भी एक्सपीरियंस की थी, और उसने उन वुंड्स को बहुत क्लोजली स्टडी भी किया था। Chemical antiseptics were fashionable again, and Fleming once more reminded doctors of the greater importance of the natural defenses of the body. तो दोबारा से सर्जन्स मजबूरी तौर पर केमिकल एंटीसेप्टिक्स यूज़ करने लग गए, और फ्लेमिंग जो था उसने डॉक्टर्स को एक बार फिर याद कराया कि बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, हमारी जो मुदाफ़ियत है, वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू द chemical antiseptics. In 1928, Fleming was appointed professor of bacteriology in the University of London, and in the same year, he hit on penicillin. यानी कि 1928 में फ्लेमिंग को प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का जो था वो प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मुकर्रर कर दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, और उसी साल में पेनिसिलिन भी दरियाफ्त की गई। द फ्रेज इज हिज ओन। द वेरी फर्स्ट स्टेज इन द डिस्कवरी ही सेज वाज ड्यू टू अ स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्चून, बट ओनली द फर्स्ट स्टेज। तो फ्लेमिंग से जब भी पूछा जाता तो वो हमेशा यही कहता था कि किस्मत का खेल था ये सब कुछ, कि मुझे पेनिसिलिन जो थी वो मैं डिस्कवर कर सका, और सिर्फ पहली स्टेज जो थी वो किस्मत की तरफ से इशारा थी, या किस्मत ने उसको हेल्प किया था। In his laboratory at St. Mary's, he was carrying out a series of experiments on the common germ called Staphylococcus. He was growing colonies of the germs on plates spread with agar. The plates were kept covered, but to examine them under a microscope, he had to take the covers off. अब जो सेंट मैरीज में उसकी लेबॉर्ट्री थी
वो एक कॉमन जर्म था स्टैफिलोकोकस, वो उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रहा था। अब यूजुअली साइंस लेबोरेटरीज में ऐसा होता है कि जर्म्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए पहले उनको ग्रो करना पड़ता है, उनकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है ताकि डिफरेंट सैंपल्स बनाए जा सकें और उनके ऊपर डिफरेंट केमिकल से एक्सपेरिमेंट किया जा सके। तो उनके ऊपर एक जो था वो लेस सा मादा भी फैलाया हुआ था ताकि माइक्रोस्कोप के नीचे उन्हें क्लियरली देखा जा सके। उस ज़माने की माइक्रोस्कोप्स जो थी वो डिफरेंट होती थी, और चूंकि वो पहले की थी इस वजह से उनमें कोई सैंपल एग्जामिन करने के लिए हम पेट्री डिशेस को जो थे वो किसी प्लास्टिक से कवर नहीं कर सकते थे। तो प्लेट्स को अनकवर ज़रूर करना ज़रूरी था ताकि उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे सही से जर्म्स को एग्जामिन किया जा सके। As soon as you open a culture plate, he said afterwards, you are asking for trouble. अब बाद में फ्लेमिंग से जब पूछा गया सारे मामले के बारे में, तो ये फ्लेमिंग के ही वर्ड्स हैं। उसने बताया कि जैसे ही कल्चर प्लेट आप उसके ऊपर से कवर हटा देंगे, तो इसका मतलब आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं। थिंग्स ड्रॉप फ्रॉम द एयर। हवा में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ इसके अंदर गिर जाता है। वन ऑफ दोज बिट्स ऑफ ट्रबल हैपन टू बी पेनिसिलिन। तो उनमें से एक जो थी वो मुसीबत वो पेनिसिलिन थी। A mold spore coming from I don't know where dropped on the plate। तो फफूंदी जो हमारी आम ब्रेड्स पर लग जाती है, जैसे हम बड़े दिन तक कोई ब्रेड जो है उसे इस्तेमाल नहीं करते, वो फ्रिज में पड़ी रहती है, उसके ऊपर पहले एक सफ़ेद सा स्पॉट आ जाता है जो बाद में ब्लैक हो जाता है, उसे हम फफूंदी कहते हैं। तो इस तरह की फफूंदी का कोई बीज जो था वो न जाने कहाँ से आ गया और उसकी जो वो जर्म्स की स्टैफिलोकोकस की प्लेट थी वो उस पर गिर गया। Presumably the spore of the mold or fungus was blown in through the window। शायद ये कोई फफूंदी का बीज जो था वो किसी खिड़की के रास्ते अंदर उड़कर आया था। It may have come from the larder of a forgetful Paddington housewife, for this particular mold commonly breeds on damp bread। तो शायद ये किसी भुलक्कड़ किस्म की जो खातून खाना थी जो कि पाडिंगटन के जगह पर रहती थी, उनके स्टोर से आया था, क्योंकि इस तरह की जो मखसूस पपूंदी है वो गीली ब्रेड के ऊपर आपको अक्सर मिल जाती है, उनके ऊपर पैदा होती है, या चीज़ पर मिलती है, या फिर महफूज की गई चीज़ें प्रिजर्व्स उन पर मिलती है। इट ग्रोज बेस्ट व्हेन द कंडीशंस आर कूल एंड डैम्प, एंड द समर ऑफ 1928 वाज वेरी कूल एंड डैम्प। अब इंग्लैंड की आबो हवा भी जो है वो ठंडी है और गीली है, नम है, और उसी तरीके से यहाँ पर जो मौसमी हालात थे, उसने कहा कि 1928 की जो गर्मियाँ थीं वो ठंडी थीं और नम थीं, तो उन्हीं की वजह से ये फफूंदी कहीं पैदा हो गई होगी। Having settled on the culture plate, the mold began to grow। तो कल्चर प्लेट जैसे ही स्टैफिलोकोकस के ऊपर जो था ना वो ये फफूंदी का हिस्सा आकर गिरा, तो वो जो फफूंदी थी वो ग्रो करना शुरू हो गई है। एंड ऑलमोस्ट एट वंस द माइक्रोब्स राउंड इट बिगैन टू डिसअपियर। और उसके इर्द गिर्द जो जरासीम थे वो फौरन से ख़त्म होना शुरू हो गए। फ्लेमिंग पुट असाइड द वर्क ही वाज डूइंग एंड बिगैन टू इन्वेस्टिगेट। फ्लेमिंग जो भी कोई काम कर रहा था उसने वो काम रोक दिया और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। ही मेड अ प्योर कल्चर ऑफ द मोल्ड एंड ट्राइड इट्स इफेक्ट ऑन अदर बैक्टीरिया। उसने इस फफूंदी का जो था वो एक प्योर खालिस कल्चर यानी कि सैंपल तैयार किया, और उसने दूसरे बैक्टीरिया पर इसका असर जांचने की कोशिश की। Some grew right up to it, कुछ जो थे वो इसको बर्दाश्त कर गए, like the staphylococci stopped short, inhibited by its antibacterial action। और बाकी जो थे ना वो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया की तरह उसी वक्त ही रुक गए और मर भी गए, और जो फफूंदी थी यानी कि जो मोल्ड था उसके एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से वो ख़त्म होने लग गए। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू प्रोड्यूस द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस फ्री ऑफ द मोल्ड। तो फिर अब अगला स्टेप क्या था कि फफूंदी से पाक जो था वो एक मादा प्रिपेयर करना था। Fleming did this by plating the mold on a meat broth. It grew on the surface as a felt-like mass and turned the broth yellow. After a week's growth, the fluid was strained through a fine filter and tested for its antibacterial properties। अब इसके बाद फ्लेमिंग ने करना ये था कि एक गोश्त की यखनी उसने बनाई और उसकी सतह पर जो था ऊन जैसा मादा उसने इसकी अफजाइश की, ये जो फफूंदी थी उसकी अफजाइश की। और एक हफ्ते के बाद जब जो यखनी थी बिल्कुल जो थी पीले रंग की हो गई, और अफजाइश जो थी वो बिल्कुल इतनी थिक हो गई उसकी सरफेस पर, जैसे एक
जो है वो वेलवेट की तरह का कपड़ा होता है, तो उसने उसको एक बारीक छन्नी की मदद से जो था वो छान लिया और उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को टेस्ट किया। द रिजल्ट्स वर एज फेवरेबल एज बिफोर एंड फ्लेमिंग न्यू दैट ही हैड डिस्कवर्ड another natural antiseptic with far greater possibilities than lysozyme. He called it penicillin. अब रिजल्ट्स जो थे वो बिल्कुल वैसे ही मुवाफिक थे जैसे पहले थे, जैसे वो फफूंदी का टुकड़ा गलती से आकर गिर गया था और फ्लेमिंग को पता था कि उसने एक और नेचुरल एंटीसेप्टिक जो है वो डिस्कवर कर लिया है जिसकी मुमकिनात जो हैं कामयाबी की बहुत ज़्यादा हैं, लाइसोसाइम से भी कहीं ज़्यादा। उसने उसको पेनिसिलिन का नाम दिया। Further experiments showed that in its effects on germs like staphylococci, penicillin was about 3 times as strong as carbolic acid. मजीद उसने तजर्बात किए तो उसे पता लगा कि स्टैफिलोकोकाई जर्म्स के मामले में पेनिसिलिन कार्बोलिक एसिड से भी 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है. What was far more important was that unlike carbolic acid and all the other chemical antiseptics, it had no toxic effect at all on leukocytes. सबसे अच्छी बात और ज़रूरी बात ये थी कि ये जो थी ना वो ल्यूकोसाइट्स के ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं डाल रही थी। कार्बोलिक एसिड जैसे कर रहा था उनकी तरह बिल्कुल भी कोई वाइट ब्लड सेल्स पर नेगेटिव असर नहीं डाल रहा था। इट हैड नो टॉक्सिक इफेक्ट एट ऑल ऑन ल्यूकोसाइट्स. Theoretically, it looked like an ideal germ killer, the antiseptic that had been sought ever since Pasteur discovered germs. तो नज़रिए के एतबार से ये बिल्कुल एक जामे और मुकम्मल किस्म का एंटीसेप्टिक मालूम पड़ रहा था जिसकी तलाश थी तब से जब से पास्चर ने जर्म्स को डिस्कवर किया था. In practice, there was one big obstacle. In its crude form, penicillin was unstable. अपनी जो थी वो खाम हालत में जो थी वो पेनिसिलिन सबसे ज़्यादा जो थी वो अनस्टेबल थी, यानी कि उसके अंदर बहुत तेज़ी से चेंजेस आते थे और ये सबसे बड़ी रुकावट थी. एंड इट कुड नॉट बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ अंटिल अ मीन्स वाज फाउंड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग. तो इसको जो है ना बीमारी के इलाज के लिए अभी इस हालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था तब तक जब तक उसके अंदर से उसका प्रॉपर जो था ना वो आप कह लें अर्क कशीद नहीं कर लिया जाता. That was a chemist's job and Fleming was a bacteriologist. अब ये chemist का काम था, Fleming तो bacteriologist था. He tried to concentrate the drug but failed. अब chemist जो है वो chemicals को perfect करता है, उसे पता होता है कि उनकी exact quantity क्या है और उनको किस तरीके से perfect करना है. लेकिन Fleming जो था वो bacteriologist था, वो सिर्फ बैक्टीरिया के behavior को study करता था, लेकिन chemicals के साथ उसको डील करना नहीं आता था. फ्लेमिंग ने कोशिश तो की लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हो गया. ही लैक्ड बोथ द ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट नीडेड फॉर द जॉब. ना ही जो फ्लेमिंग था वो केमिस्ट की तरह ट्रेन था और उसके पास साजो सामान भी नहीं था कि वो जो है ना प्रॉपर इसका अर्क कशीद कर सके. ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स एंड कंटिन्यूड टू प्रोक्लेम हिज फेथ इन पेनिसिलिन and he kept his original culture of the mold. It can be seen today, dried up but still recognizable, in a place of honor in the Museum of the Medical School of St. Mary's Hospital. उसने जो भी कुछ दरियाफ्त किया अपनी साइंटिफिक स्टडी उसकी फाइंडिंग्स जो थी उसने पब्लिश कर दी और उसने जो था ना वो लोगों में बार बार साइंटिफिक कम्युनिटी में बार बार ये बताना शुरू किया कि पेनिसिलिन कैसे एक वंडर ड्रग है और कैसे बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती है. आज भी जो है ना वो उसने जिस ओरिजिनल कल्चर में जो ओरिजिनल सैंपल था डिश का वो अभी भी उसका महफूज किया हुआ है और सेंट मैरीज के म्यूजियम में उसे देखा जा सकता है. So it seemed that penicillin was like lysozyme, just another laboratory success, and regretfully Fleming turned to other things. लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी. फिर लाइसोजाइम की तरह लगा कि ये एक लेबॉर्ट्री में बस हासिल होने वाला कारनामा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो थी वो उसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं नज़र आ रही थी क्योंकि फ्लेमिंग जो था वो ये एक ऑब्स्टिकल रुकावट फेस कर रहा था उसे फाइन करने के मामले में. तो फिर फ्लेमिंग जो था वो दोबारा अपनी लेबॉर्ट्री की तरफ लौट गया.
Meanwhile, a fresh attempt had begun to solve the problem of concentrating penicillin. It was made at Oxford by a team headed by Professor now Sir Howard Florey and Dr. E.B. Chain. तो फिर जो फ्लेमिंग ने स्टडी पब्लिश की थी उसका फ़ायदा ये हुआ कि ऑक्सफोर्ड की टीम में दो प्रोफेसर्स थे जिसको बाद में सर का खिताब दे दिया गया, हार्वर्ड फ्लोरी एंड डॉक्टर E.B. चेन। उन्होंने पेनिसिलिन को कॉन्सेंट्रेट यानी कि उसके अंदर से उसका अर्क कशीद करके निकालने का काम शुरू किया। The Oxford team included trained chemists as well as bacteriologists and had all the equipment that Fleming had lacked. तो फ्लेमिंग के पास जो इक्विपमेंट मौजूद नहीं थी, ऑक्सफोर्ड की टीम के पास वो मौजूद थी। उसमें केमिस्ट भी शामिल थे और बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी शामिल थे। तो उन्होंने ये काम शुरू किया। Yet it was a long hard struggle before they succeeded in producing a practical concentration of penicillin. तो वो दिन रात लगे रहे, मेहनत में करते रहे और ये बड़ी ही सख्त किस्म की मेहनत थी, लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने पेनिसिलिन की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म निकाल ली। The first human cases were treated in 1941 and the problem then became a matter of production. अब 1941 वो साल है जो कि दूसरी जंग अजीम का साल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चलती रही। अब जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ा कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था जो वॉर वुंड्स थे उनको ट्रीट करने में, उनकी इन्फेक्शन के मामले में, तो सेम प्रॉब्लम वर्ल्ड वॉर 2 में भी फेस करना पड़ा। लेकिन 1941 में उन्होंने इसकी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बनाई और उन जो जंगी ज़ख्मी थे उनके ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया जो कि एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। लेकिन अब जो सेकंड प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ा था वो ये था कि बड़े पैमाने पर इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए। One of the Oxford teams went to America where new methods of manufacture were discovered and in 1943 penicillin reached the 8th Army in Egypt. तो ऑक्सफोर्ड की टीम जो थी वो अमेरिका गई जहाँ पर उन्होंने पहले ट्रेनिंग ली, उन्होंने वो तरीके सीखे जिस तरह कैसे बड़े पैमाने पर ये जो पेनिसिलिन है ये मैन्युफैक्चर की जा सकती है। और फिर 2 साल के बाद यानी कि अभी दूसरी जंग अजीम जारी थी, 1943 में पेनिसिलिन जो थी वो इजिप्ट में 8th आर्मी के पास पहुंचा दी गई। In the words of Viscount Montgomery of Alamein, the healing of war wounds was revolutionized. तो फिर जो जंगी ज़ख्म थे उनकी हीलिंग में, उनके मुंदमिल होने में जो था वो पेनिसिलिन के आने की वजह से इनकलाब बर्पा हो गया। पेनिसिलिन अराइव्ड जस्ट इन टाइम टू सेव काउंटलेस लाइव्स। इट वाज इजीली द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन येट फोर्स्ड इन द फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। तो पेनिसिलिन जो थी वो अब मौके पर पहुंची थी जिसने बेशुमार यानी कि अनगिनत जिंदगियों को बचाया था। और ये सबसे जो थी ना बिला शक ये सबसे स्ट्रॉन्ग किस्म का हथियार, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जो थी वो साबित हुई इन द फाइट अगेंस्ट डिजीज। While penicillin was being hailed as a wonder drug, the name of its discoverer was hardly known outside the medical profession. अब सब लोग पेनिसिलिन की तारीफ कर रहे थे लेकिन किसी को भी बहुत ज़्यादा फ्लेमिंग के बारे में मालूम नहीं था। Then Sir Ambrose Wright wrote a letter to the Times telling the world who had made the discovery and Fleming became famous. फिर सर आमरोस राइट ने जो था वो टाइम्स अखबार को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि आखिरकार जो पेनिसिलिन थी उसकी डिस्कवरी की किसने और फिर पूरी दुनिया को फ्लेमिंग का नाम मालूम पड़ा। He was knighted in 1944 and awarded the Nobel Prize for Medicine in 1945. 1944 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सर का खिताब दिया गया और 1945 में नोबेल प्राइज मेडिसिन का फ्लेमिंग को दिया गया। गवर्नमेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड शावर्ड हिम विद ऑनर्स। पूरी दुनिया की जो हुकूमतें थीं और यूनिवर्सिटीज़ थीं उन्होंने उस पर एजाज़ व इकराम की बौछार कर दी। He had to travel widely, attend functions, make speeches, received thanks, often personal expressions of gratitude from people who owed their lives to his discovery. तो फिर वो पूरी दुनिया में वो ट्रैवल करता रहा, स्पीचेस करता रहा, लोगों से दाद वसूल करता रहा। कई बार लोगों ने पर्सनली उसे जो था ना वो थैंक यू कहा, क्योंकि लोग जो थे ना उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी जो है वो आपकी वजह से बच गई। In Italy, once at a medical gathering, an unknown man in shirt sleeves pushed himself and his 3 children forward to reach Fleming. If these children are alive, he said, they owe it to you. तो इटली जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग गया हुआ था तो वहाँ एक आदमी जो था नामालूम वो आया अपने 3 बच्चों के साथ और उसने अपने बच्चों को
जो भीड़ थी उसमें से धकेलते हुए आगे की तरफ कहा कि अगर तुम लोग अपनी जिंदगियों तुम्हारी जिंदगियां अगर किसी की कर्जदार हैं तो वो इस आदमी की कर्जदार हैं। नेवर फॉरगेट टू आस्क गॉड इन योर प्रेयर टू ब्लेस दिस मैन। तो अपनी दुआ में जो है वो अल्लाह ताला से इस आदमी के लिए रहमत मांगना मत भूलना और अल्लाह से दुआ करना कि वो इस आदमी पर हमेशा रहमत की बारिश करता रहे। बट फ्लेमिंग प्रोटेस्टेड दैट सच ग्रैटिट्यूड वाज नॉट ड्यू टू हिम। लेकिन फ्लेमिंग हमेशा इस बात पर एहतजाज करता था और उसे लगता था कि वो इस शुक्रगुजारी का हकदार नहीं है। एवरीवेयर आई गो पीपल थैंक मी फॉर सेविंग देयर लाइव्स ही सेड। आई डोंट नो व्हाई दे डू इट, आई डिडंट डू एनीथिंग, नेचर मेक्स पेनिसिलिन, आई जस्ट फाउंड इट। उसने कहा मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जिंदगियां बचाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। नेचर शुरू से सदियों से जो है पेनिसिलिन बनाती रही है, मैंने तो सिर्फ उसे डिस्कवर किया है, दरियाफ्त किया है। It was not just modesty that made him say this, it was a restatement of his belief in the healing power of nature. ये सिर्फ उसकी इनकिसारी और आजिज़ी नहीं थी जिसकी वजह से वो ये बात कर रहा था। फ्लेमिंग का ऐसा मानना था कि कुदरत के अंदर ही जो है वो शिफा बख्श सलाहियत मौजूद है, इंसान को सिर्फ उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। He protested vigorously against the idea that penicillin was a man-made invention. I have been accused of inventing penicillin, but no man could have done that. Nature, in the form of a lowly vegetable, has been making it for thousands of years. I only discovered it. तो वो बहुत ज़ोरदार अंदाज से इस बात का एहतजाज करता था कि जी उसे कहा जाता था कि भाई तुमने पेनिसिलिन को इन्वेंट किया है। वो कहता है मुझ पर ये सरासर इल्ज़ाम है। और वो कहता था कि नेचर ने शुरू से एक छोटी सी एक वेजिटेबल की सूरत में इसे बनाया है। हज़ारों सालों से नेचर इसे बनाती रही है, मैंने सिर्फ इसे डिस्कवर किया है। एंड ऑलवेज ही इंसिस्टेड दैट ही डिस्कवर्ड इट बाय चांस। और वो हमेशा यही कहता था कि मैंने तो इत्तफाकन जो है वो इसे दरियाफ्त किया है। हैप्पी इज ही हु ऑलरेडी बिलोंग टू हिस्ट्री इन हिज ओन लाइफ टाइम, सेड लॉर्ड मॉरन रिफरिंग टू फ्लेमिंग। अब लॉर्ड मॉरन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि ऐसा इंसान बहुत खुश नसीब है जो कि अपनी ज़िंदगी में ही हिस्ट्री का यानी कि तारीख का हिस्सा बन जाए। बट फ्लेमिंग वॉज नॉट हैप्पी इन द लाइमलाइट। लेकिन फ्लेमिंग जो था वो शोहरत और मकबूलियत से इतना ज़्यादा खुश नहीं था। I am a simple bacteriologist, he said, and as soon as he could slip away, he went back to his laboratory at St. Mary's and got back to work. तो वो कहता था मैं एक आम सा माहिर जरसूमियात हूँ। और जैसे ही उसे मौका मिला और ये सब कुछ खत्म हुआ तो वो वापस अपनी लेबॉर्ट्री में चला गया और अपना काम शुरू कर दिया। The Americans visited the laboratory and were amazed. अमरीकी जो थे वो एक बार उस लेबॉर्ट्री में आए और वो हैरान रह गए। वन सेड इट वॉज लाइक द बुक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन ड्रग स्टोर। उनमें से एक अमरीकी ने कहा ये तो ऐसे लग रहा है कि ये कोई पुरानी दवाइयों का स्टोर है तो उसका पिछला कमरा है, बैक रूम है। ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट पेनिसिलिन कुड हैव बीन डिस्कवर्ड देयर। फ्लेमिंग laughed and in Detroit where he was shown over the last word in research laboratories, a gleaming, dustless, air-conditioned, sterilized sanctum, he shocked his host by saying, "Wonderful, but penicillin could never have been discovered in a lab like this." अब ये जो वो फ्लेमिंग था वो अमेरिकियों की इस बात पर हंस दिया। लेकिन जब फ्लेमिंग जो था वो अमेरिका गया, डीट्रॉय उनका जो सिटी है उसके मकाम पर, और वहाँ जब उसने उनकी रिसर्च लेबॉर्ट्री का मुआयना किया, दौरा किया, तो देखा कि वो बड़ी चमचमाती हुई और दमकती हुई से लेबॉर्ट्री थी, बिल्कुल बेगड थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, उसमें एयर कंडीशन भी लगा हुआ था। जरासीम से पाक जो थी ना वो जगह थी जहाँ पर डस्ट का एक ज़रा भी नहीं एंटर हो सकता था। तो उसने पूरी लेबॉर्ट्री को देखा, लेकिन उसने अपने मेज़बानों को ये कहकर हैरान कर दिया कि ऐसी जगह पर पेनिसिलिन कभी भी दरियाफ्त नहीं हो पानी थी। हम कुदरत में बहुत सारी चीज़ों को यूज़लेस समझते हैं, हम उन्हें नकारा समझते हैं, लेकिन हर चीज़ के पैदा होने का कोई ना कोई मकसद है। तो ये जो फफूंदी है जिसे हम आम सा समझते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम इसे खा तो नहीं सकते, हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन अगर नेचर ने इसे पैदा किया है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। तो अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यही कहा कि वो वजह तो आपके यहाँ लेबॉर्ट्री में पैदा ही नहीं हो सकती थी, तो आप कैसे डिस्कवर करते?
When they saw the point, they could not deny it. Their culture plates were never contaminated, for the air was too pure. There was no way in for spores of a common mold. जब उन्हें अलेक्जेंडर का नुक्ता समझ में आया तो फिर उन्हें समझ आया कि जो कल्चर प्लेट्स थीं, अगर वो इतनी साफ सुथरी रहती तो कभी भी उनमें फफूंदी ना गिरती और कभी भी जो था वो उनको कभी भी पेनिसिलिन वो डिस्कवर ना कर पाते. Fleming's achievement was not only the discovery of penicillin. As the Surgeon General of the United States Forces said, Fleming, like Pasteur, has opened up a whole new world of science. तो जैसे पास्चर ने एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था और पूरी दुनिया को जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी तरीके से फ्लेमिंग ने भी पूरी दुनिया को ये कॉन्सेप्ट दिया कि देयर इज़ अ वर्ल्ड आउट देयर. हम ऐसी चीज़ों को जिनको नकारा समझते हैं, जिनको बेकार समझते हैं, जो कुदरत ने पैदा की हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है और कोई ना कोई फ़ायदा है. He founded the antibiotic, that is, growth inhibiting treatment of disease. He provoked others to see new antibiotics and all research workers to be on the lookout for them. उसने एंटीबायोटिक्स की बुनियाद डाली और उसने जो था वो बताया कि कैसे जरासीम को रोका जा सकता है. उसने फिर दूसरों को इस चीज़ पर आमादा किया, उकसाया कि वो नेचर के अंदर ही जवाब ढूंढने की कोशिश करें उन बीमारियों का, पर्टिकुलरली इन मोल्ड्स एंड फंजाई. तो ये जो फंगस और मोल्ड फफूंदी वगैरह जो हैं, इनके अंदर ही जवाब ढूंढने की कोशिश करें बीमारियों का. एंड आउट ऑफ दीज रिसर्चेस, which but for Fleming would not have been started, came new drugs made by nature and at last discovered by man, of which the best known at present is streptomycin. तो इसमें से अभी तक फिल वक्त सबसे मारूफ जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवा है, जो कि अभी तक नेचर में से डिस्कवर की गई है और मैन ने उसको डिस्कवर किया है. Fleming himself regarded this as the most important result of his work. Even before penicillin was in general use, he said the greatest benefit penicillin has conferred is not to the drug itself but the fact that its discovery has stimulated new research to find something better. तो पेनिसिलिन की वजह से ना सिर्फ जो बीमारियां थी उनका इलाज मिला, बल्कि पेनिसिलिन की वजह से एक नई सोच भी जो थी वो साइंटिस्ट में, बैक्टीरियोलॉजिस्ट में पैदा हो गई कि शायद हम गलत जगह पर सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और शायद सवालों के जवाब हमें ऐसी जगहों पर मिल सकते हैं जहां हमारी सोच नहीं जाती है. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग died in 1955 at the age of 73. His work will never die. Okay, so the lesson has ended and I hope that you will all prepare the question and answers, or I will see you all in the class. Allah Hafiz.